आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। हमारे पास ना हाल की कुछ अहम खबरें हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि भारत कैसे एक तरफ दुनिया में अपनी जगह बना रहा है और घर में भी बड़े बदलावों से गुजर रहा है। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा है, डिजिटल इंडिया की बातें हैं, कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हाँ, दुनिया भर में भी काफी कुछ चल रहा है आर्थिक तौर पर। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि इन अलग-अलग सी दिखने वाली कड़ियों को जोड़ें और देखें कि भाई असल में हो क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की वो विदेश यात्रा, इस दशक की सबसे लंबी यात्रा बता रहे हैं इसे। 8 दिन, 5 देश, गाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया। काफी बड़ा दौरा है ये तो। बिल्कुल। और इसका फोकस साफ तौर पर दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर लगता है। मतलब विकासशील देशों के बीच साझेदारी, खासकर ऊर्जा, व्यापार, संस्कृति। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि प्रधानमंत्री त्रिनिदाद की संसद को संबोधित करेंगे। हाँ। ऐसा करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे। ओ। और उन्हें वहां का सर्वोच्च सम्मान ट्रिनिटी क्रॉस भी दिया जाएगा। हाँ। फिर ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी है। हाँ, ब्रिक्स। वहां भी भारत से उम्मीद है कि वो डिजिटल समावेशन, ग्रीन फाइनेंस, इन सब पर चर्चा को लीड करे। तो कुल मिलाकर ये ग्लोबल साउथ में भारत की लीडरशिप को मजबूत करने की कोशिश है, ऐसा लगता है। हाँ, और इसी से जुड़ा हुआ शायद ये भी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका जो 9 जुलाई को कुछ टैरिफ लगाने वाला था, हाँ। उससे शायद भारत को छूट मिल सकती है। और ये भी कि भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई में अमेरिका, जापान, यूरोप के लिए एक अहम पार्टनर बन सकता है। क्या ये दिखाता है कि भारत पर भरोसा बढ़ रहा है दुनिया का, खासकर तब जब वो पाकिस्तान वाला एयर स्पेस भी बंद है भारतीय फ्लाइट्स के लिए। हाँ, ये बहुत ही अहम पॉइंट उठाया आपने। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के साथ तनाव है, एयर स्पेस बंद है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे देश सेमीकंडक्टर जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में भारत के साथ पार्टनरशिप देख रहे हैं। हाँ। ये बिल्कुल यही दिखाता है कि दुनिया, खासकर पश्चिमी देश, भारत को एक अहम भरोसेमंद विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। सप्लाई चेन के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात है। सही कहा। अच्छा, अब जरा देश के अंदर आते हैं। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया को एक जन आंदोलन बताया। कहा कि इसने अमीर गरीब की खाई कम की है। वो डीबीटी, आधार पेमेंट्स, यूपीआई, इनकी बहुत तारीफ की। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी हैं। डिजिटल इंडिया से जुड़ी जो सेवाएं हैं, ई श्रम, डिजिलॉकर, टेलीमेडिसिन, इनसे 1 अरब से ज्यादा लोग जुड़े हैं। 1 अरब? हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन उन्होंने खुद ये भी माना है कि चुनौतियां भी हैं। डिजिटल पहुंच सब तक नहीं है, गांवों में कनेक्टिविटी की दिक्कतें हैं। तो मतलब काम अभी चल रहा है। और ये सब डिजिटल बातें तब हो रही हैं जब जमीन पर भी बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे वो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। सुनने में आया है कि 86% से ज्यादा वायरडक्ट बन गया है। हाँ, काम तेजी से चल रहा है। ट्रैक बिछाने का, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी शुरू हो गया है। उम्मीद है कि पहला फेज 2026 के अंत तक शायद चालू हो जाए। अच्छा। और साथ ही तमिलनाडु में भी देखिए, नेशनल हाईवे 87 को अपग्रेड करने पर करीब 1850 करोड़ लग रहे हैं। ओ, काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स, चाहे हाई स्पीड रेल हो या हाईवे अपग्रेडेशन, ये दिखाते हैं कि कनेक्टिविटी कितनी जरूरी है इकोनॉमी के लिए। जी। सफर का टाइम कम होगा, माल ढुलाई बेहतर होगी। हाँ, व्यापार बढ़ेगा। बिल्कुल। और क्षेत्रीय विकास भी होगा। ये सीधे सीधे भारत की इकोनॉमी को बूस्ट देने वाले कदम हैं। लेकिन इन सब बड़ी योजनाओं के बीच कुछ दिक्कतें भी सामने आ जाती हैं। जैसे वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नीट यूजी 2025 की परीक्षा दोबारा कराने को कहा है। परीक्षा वाले दिन कुछ गड़बड़ी हुई थी शायद। हाँ, ये याद दिलाता है कि बड़े लक्ष्यों के साथ साथ ना सिस्टम को ठीक रखना, पारदर्शिता लाना, ये भी उतना ही जरूरी है। मतलब प्लानिंग भी सही होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक नजर जरा खेल पे भी डालें। एजबास्टन टेस्ट में लंच तक भारत का स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ 98 पे 2 था। जायसवाल अच्छा खेल रहे थे, बुमराह को आराम दिया है। हाँ, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले भारत के लिए अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखने का, नए लड़कों को मौका देने का अच्छा अवसर है। अब जरा दुनिया भर की दूसरी खबरों को देखें। अमेरिका में सीनेट ने एक बहुत बड़ा $4.5 ट्रिलियन का खर्च और टैक्स बिल पास किया है। हाँ, और वो भी सिर्फ एक वोट के मार्जिन से, 51-50। उपराष्ट्रपति को वोट डालना पड़ा। अरे। इसमें टैक्स कटौती भी है, डिफेंस बजट भी बड़ा है, लेकिन मेडिकेड और स्नैप जैसे सोशल प्रोग्राम्स में कटौती भी है। तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
बाजार वैसे भी वो 9 जुलाई वाली टैरिफ डेडलाइन को लेकर थोड़े नर्वस थे। हाँ, हालांकि भारत को शायद छूट मिल जाए जैसा हमने कहा। हाँ, उम्मीद तो यही है। और टेक वर्ल्ड में वहां भी कुछ उथल-पुथल है। टेस्ला की डिलीवरी गिरी है, माइक्रोसॉफ्ट करीब 9,000 नौकरियां कम कर रहा है। हाँ, टेक सेक्टर में भी थोड़ी सुस्ती दिख रही है। और इन सब आर्थिक खबरों के साथ साथ वो स्पेन के जंगलों की आग और यूरोप में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, हाँ, वो भी है। वो हमें पर्यावरण की चुनौती की गंभीरता फिर से याद दिला रही है। दुख की बात है कि आग में 2 लोगों की जान भी चली गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो एक तरफ भारत दुनिया में अपनी जगह मजबूत करने में लगा है, कूटनीति से, व्यापार से, बिल्कुल और दूसरी तरफ देश के अंदर डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर है। सही। और ये सब हो रहा है वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच। अमेरिका का वो नया बिल है, टैरिफ का डर है, कंपनियों में छटनी हो रही है, और साथ में क्लाइमेट चेंज की गंभीर चुनौती तो है ही। तो आज की इस चर्चा से एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद आगे सोचना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़ी पश्चिमी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन और निवेश को लेकर दोबारा सोच रही हैं, तो क्या भारत का एक भरोसेमंद वैश्विक पार्टनर के तौर पर उभरना आने वाले वक्त में ग्लोबल ट्रेड को वाकई एक नया आकार दे सकता है? ये एक बड़ा सवाल है।